Students, welcome back to my channel. Today we are going to cover the part second of the constitutional design. In this part we are going to start the Constitution of India. Okay. We are going to understand the Constitution of India, how it is made, and what are the important points which we need to understand about the Constitution of India. Okay. Let's begin. तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? संविधान होता है। संविधान क्या है? एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट या एक किताब है, एक बुक है जिसके अंदर बहुत सारे रूल्स लिखे होते हैं। अ सेट ऑफ रूल्स इज रिटन इन द बुक। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ लीगल डॉक्यूमेंट इन विच अ सेट ऑफ रूल्स डेट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। ठीक है, तो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक किताब है जिसमें अ सेट ऑफ रिटन रूल्स, एक रिटन रूल्स लिखे हुए हैं डेट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। ठीक है, जो कि एक्सेप्टेड होते हैं बाय ऑल द पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। ठीक है, जो कि एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री, जो कि उस देश में रह रहे हैं उन सबको वो एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, वो रूल्स मानने पड़ते हैं। ठीक है, तो संविधान क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि लीगल डॉक्यूमेंट है। क्लियर है बात? लीगल डॉक्यूमेंट मतलब लॉ वाला डॉक्यूमेंट जिसको तुम्हें सबको मानना होगा। तो इसकी नीड क्यों पड़ी? कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों पड़ी हमें? देखो, need of the constitution, it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together। जो अभी हमने साउथ अफ्रीका वाला केस समझा, उसमें हमने ये समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो एक तरीके का ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन बना के रखता है डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ लोग रहते हैं एक देश के अंदर, उनके बीच में एक ट्रस्ट रहे, एक कोऑर्डिनेशन रहे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कानून अगर सब पे सेम रहेगा तो सब लोग इक्वल माने जाएंगे, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो तुमने देखा था वहां पर कि जो ऑपरेसर थे और जो ऑपरेस्ड थे वो दोनों एक ही कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए थे, उन लोगों ने बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। तो पॉइंट नंबर 1 तुम्हें ऐसे याद रखना है, ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन बना रहता है डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टुगेदर। ठीक है, जो डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल जो एक देश में रह रहे हैं, दे आर लिविंग टुगेदर, तो उनके बीच में क्या रहता है? इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 ये कहता है, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कंस्टिट्यूटेड, वो विल हैव द पावर टू टेक विच डिसीजंस। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, संविधान के अंदर सारे रूल्स लिखे हुए हैं तो उसमें ये भी लिखा रहता है कि हाउ द गवर्नमेंट विल बी कंस्टिट्यूटेड, किस तरीके से गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है, कोई रूल, प्रॉपर रूल है कि किस तरीके से गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है, और कौन पावर में आएगा, किसके पास डिसीजन लेने की पावर होगी। ठीक है, तो इसमें एक तरीके से रूल है कि कोई गवर्नमेंट कैसे बनती है, कोई गवर्नमेंट कैसे काम करती है, ये भी इसमें लिखा होता है। ठीक है, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन आर। तो ठीक है, तो ये तो तुम्हें पता चल गया कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, कैसे बनेगी, वो भी लिखा रहता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बट एक और चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिमिट करता है गवर्नमेंट की पावर को। ठीक है, इट लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन आर। और हमें ये बताता है कि सिटीजन, जो इंडिया के जो इंडियन सिटीजन्स हैं, उनके राइट्स कौन कौन से हैं, राइट्स ऑफ द सिटीजन्स को भी ये बताता है। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बताता है? लिमिट करता है पावर ऑफ द गवर्नमेंट को और बताता है सिटीजन्स के राइट्स को। ठीक है, अगला है, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। ठीक है, ये एक और चीज़ बताता है कि जो एस्पिरेशन है कि एक गुड सोसाइटी किस तरीके से बन सकती है, उसके बारे, उसकी जो एस्पिरेशन है वो मिलती है। ठीक है, इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, कि मतलब तुम्हें कहाँ से सिद्धांत मिलेंगे
कि एक गुड सोसाइटी किस तरीके की दिखाई देती है, तो वो मिलते हैं तुम्हें संविधान, वो जो एस्पिरेशन है वो कहाँ से मिल रही है तुम्हें, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में से मिलती है तुम्हें, कि हमें एक गुड सोसाइटी बनानी है और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होती हैं वो कहाँ लिखे हुए हैं, संविधान में लिखे हुए हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी एंड आल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ होता है। ठीक है, सुप्रीम लॉ का मतलब क्या होता है कि सबसे ऊंचा कानून है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ डेट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग द पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है जो कि रिलेशनशिप बना के रखता है लोगों के बीच में, जो कि एक देश में रह रहे हैं, और एक रिलेशनशिप बना के रखता है लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम लॉ, उससे ऊपर कोई कानून नहीं है। इंडिया में सबसे ऊपर कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान में जो लिखा हुआ है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो सुप्रीम हो, सबसे ऊपर है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या बना के रखता है, रिलेशनशिप बना के रखता है लोगों के बीच में और लोगों और गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट है। समझ में आई बात तुम्हें? तो सबसे पहला ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, कैसे गवर्नमेंट चलती है, कैसे गवर्नमेंट फॉर्म होती है ये बताता है हमें, उसकी पावर को, गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है, सिटीजन्स के राइट देता है, और अगला है कि लोगों को एस्पायर करता है कि आपको एक गुड सोसाइटी बनानी है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जब इंडिया का लिखा जा रहा था, इस चैप्टर में हम वो समझेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स थे, किसको कंसिडर किया गया था, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। ठीक है, कौन लोग इन्वॉल्व थे और क्या सोच थी उनकी। ऑल कंट्रीज डेट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट नेसेसरीली डेमोक्रेटिक। देखो, जिनके पास भी संविधान है, संविधान क्या होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर रूल्स लिखे होते हैं। तो ऑल कंट्रीज डेट हैव कॉन्स्टिट्यूशन, जिनके पास भी संविधान है वो डेमोक्रेसी नहीं है, नहीं हो सकती। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी कंट्रीज़ जिनके पास संविधान है वो सारी की सारी कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक हो, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्या बात समझाई मैंने, कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं जिनके पास संविधान है कि वो सारी की सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ नहीं हो सकती, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उन सब के पास संविधान होता है। ठीक है, ये याद रख लेना। ठीक है, यानी कि ये समझो कि सबके पास संविधान, जिनके पास संविधान है वो सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ नहीं होती, लेकिन जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनके पास संविधान ज़रूर होता है। ठीक है, आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटेन द अमेरिकन्स गेव देम अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखो, कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कहाँ से हुई, जब ब्रिटेन के अंडर से इंडिपेंडेंस ली अमेरिका ने, तब उन्होंने अपने आप को एक संविधान दिया, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शुरुआत करी। वैसे सबसे माना जाता है कि सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ग्रेट ब्रिटेन ने लिखा था या बनाया था। ठीक है, उनके पास बस ये लीगल जो रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है उनके पास, पर उनके संविधान के कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, आफ्टर द रिवॉल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले, एक्चुअली अगर वर्ल्ड में पूछा जाए तो सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन है जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो अमेरिका ने सबसे पहले लिखा था। उसके बाद फ्रांस, जब रिवॉल्यूशन हुई तो उसके बाद फ्रांस ने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। ठीक है, since then it became a practice in all the democracies to have a written constitution। अच्छा, याद रखना, पुराना सबसे पहले जो था वो ग्रेट ब्रिटेन के पास था, पर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, पर उसके कुछ पॉइंट्स थे जो कि, जैसे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब की तरीके से होता है, उस किताब में पूरी तरीके से लिखे होते हैं रिटर्न पॉइंट्स। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन में क्या था, एक जैसे मतलब एक चार्ट जैसे होते हैं, वहाँ पर रूल्स लिखे रहते हैं, तो इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पर। ठीक है, रिटर्न नहीं है, प्रॉपरली रिटर्न वाला जैसे किताब बनी हुई है ना, वैसे नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ये पूछा जाए रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पर है, तो ये सबसे पहला लिखा गया था अमेरिका में। ये 1780 इसकी बात है, उस टाइम पर इन्होंने लिखना स्टार्ट करा था। ठीक है, उसके बाद 1791 में फ्रांस जो है उसके पास भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका था।
ठीक है, जो ये हमने क्लास अभी फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था ना हिस्ट्री के में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो किस तरीके से शुरुआत हुई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, कि जो भारत का संविधान है वो कब लिखना स्टार्ट किया गया था और कब तक वो पूरा हुआ। तो याद रखना एक बात कि 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी संविधान को लिखने के लिए। 1949 में जाके वो संविधान पूरी तरीके से लिख दिया गया था। What are the problems India faced during the making of constitution? तो जब संविधान बनाया जा रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, तब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस की इंडिया ने, तो उसके बारे में बताइए। तो देखो, जब संविधान बनाया जा रहा था तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। अगर तुम देखो कि 1946 से लेकर 1949 का जो ये टाइम है जब संविधान बनाया जा रहा था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स था। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट एन इजी अफेयर। पहला प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री थी। ठीक है, तो मेकिंग ऑफ इंडिया फॉर अ ह्यूज एंड अ डाइवर्स कंट्री, डाइवर्स का क्या मतलब होता है, विविधता। ठीक है, यानी कि आपको बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट मिलेंगी यहाँ पर इंडिया में। हर जगह लोकेशन डिफरेंट है, लोगों का रिलीजन डिफरेंट है, रीजन्स डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, तो बहुत सारा डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर। इसलिए सबके लिए एक संविधान बना पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था। At that time, the people of India were emerging from the status of subjects to that of citizens. ठीक है, तो ये 1946 का टाइम था, ये 1946 1947 का टाइम था जब इंडिया इंडिपेंडेंस पा रहा था। ठीक है, तो अभी अगर तुम ध्यान से समझोगे कि इंडिया जो था वो एक मतलब प्रॉपर इंडिया एक कंट्री जैसा बाद में बना है। मतलब जैसा कि आज हम देखते हैं अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स देखते हैं, तो उस टाइम पे इस तरीके का इंडिया नहीं था। इंडिया में क्या था, डिफरेंट प्रोविंसेस थे, बहुत सारे राज्य थे। ठीक है, उन राज्यों पे ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था, लेकिन कुछ ऐसे राज्य भी थे जो कि इंडिपेंडेंट थे और वहाँ पर राजा राज करते थे। ठीक है, तो स्टेटस ऑफ सिटीजन्स जो ये वाला सब्जेक्ट था, इस पे बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा था कि जो दूसरे जिस पे राजा राज करता है, क्या उसको इंडिया का स्टेटस मिल सकता है, क्या वो सिटीज़न ऑफ इंडिया कहलाएगा। तो इस पे विवाद चल रहा था क्योंकि अभी इंडिपेंडेंस मिल रही थी। ठीक है, तो इस पे कोई क्लैरिटी नहीं थी। तो जो सब्जेक्ट ऑफ सिटीजनशिप है, इस पे अभी तक क्लैरिटी नहीं थी, तो ये एक प्रॉब्लम थी। द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। ठीक है, जब 1947 में इंडिपेंडेंस हुई तो तुम जानते हो कि दो हिस्से हो गए थे, पार्टीशन हुआ था इंडिया का, पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है, तो जब ये 1947 1946-7 के आसपास जब पार्टीशन हो रहा था इंडिया का, उसी टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा जा रहा था। तो एक बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारी मौतें हुई थी उस टाइम पे, बहुत सारे दंगे हुए थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ चल रही थी। तो उस टाइम पर संविधान लिखना और दोनों के लिए संविधान लिखना, बहुत जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए लिखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम था। The British had left it to the rulers of the princely states to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent. एक और बात, जो 1947 का जब इंडिपेंडेंस हुई तो ब्रिटिशर्स ने अच्छे से इंडिपेंडेंस नहीं की, इसी कारण से ये दंगे हुए थे इंडिया पाकिस्तान वाले। और एक और उन्होंने चीज़ की जिसके कारण इंडिया में बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा था, वो ये था कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट का मतलब जो इंडिपेंडेंट राज्य थे जिसमें राजा राज करता था, वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर अभी भी ये डिसाइडेड नहीं था कि वो किसके अंडर आएंगे, इंडिया के अंडर जाना चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंडर जाना चाहेंगे। तो ये जो डिसीज़न था वो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने किसको दे दिया था, प्रिंसली स्टेट्स को कह दिया था कि आप बताओ कि आपको कहाँ जाना है, इंडिया में रहना है, इंडिया का पार्ट बनना है या पाकिस्तान का पार्ट बनना है, या फिर आप इंडिपेंडेंट स्टेट रहना चाहते हो। ठीक है, तो ये जो था, अब इंडिया देखो बहुत, अगर इंडिया को पूरा एक प्रॉपर इंडिया बनना था तो इन सारे प्रिंसली स्टेट को ज्वाइन करना था, इन सबको एक साथ मिलाना था। तो अभी ये भी प्रॉब्लम थी, इसको भी सॉल्व किया जा रहा था, साथ साथ में संविधान लिखा जा रहा था। ठीक है,
तो ये मैं बात बता रहा हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उस टाइम पे आ रही थी। तो जो द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट वाज अ डिफ़िकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क, और जो ये मर्जर था यानी कि ये जो स्टेट्स हैं ये इंडिया में शामिल मतलब इंडिया में ऐड होंगे या नहीं होंगे, इस बात की अभी तक 1946 या 1947 के टाइम पर ये कंफर्म ही नहीं था कि कौन सा स्टेट इंडिया का पार्ट होने वाला है, कौन सा नहीं होने वाला। ठीक है। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंग्जाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, और जो संविधान लिख रहे थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रहे थे, जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी, उनको नर्वस मतलब एंग्जाइटी एक तरीके से होता है कि उन्हें पता नहीं है कि अभी क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो आपको जब क्लैरिटी नहीं है तो आप किस तरीके से एक बुक लिख सकते हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकते हो। तो इस तरीके की एंग्जाइटी भी थी उस टाइम पर जब संविधान लिखा जा रहा था। ठीक है, प्रेजेंट के बारे में भी और फ्यूचर के बारे में कि अभी क्या होने वाला है, क्या प्रिंसली स्टेट जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, सिटीजनशिप किसको मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, एंग्जाइटी इनके अंदर था। किसके अंदर? जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान जो लिख रहे थे, उनके अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स, उनके दिमाग में सारे क्वेश्चंस चल रहे थे। ठीक है। द पाथ टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो अब हम समझेंगे कि पाथ किस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखा गया। हाउ पाथ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग डिफरेंट फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से किस तरीके से डिफरेंट है, उसका जो पाथ है, उसको लिखे जाने का जो तरीका है वो किस तरीके से डिफरेंट है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। देखो, दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट अ कंसेंसस अबाउट व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक। देखो, तो साउथ अफ्रीका में क्या था, ऑप्रेसर और ऑप्रेस दोनों को साथ बैठ के लिखना था कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, इंडिया को ये पता था कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनने वाले हैं और हम सबको साथ में रह के काम करना है, मतलब पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट इंडिया थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लैरिटी थी, साउथ अफ्रीका की तरह नहीं था। यहाँ पर क्लैरिटी थी, सबका कॉन्सेंसस जो था वो ये था कि डेमोक्रेटिक इंडिया कैसा दिखता है, हमें कैसा बनाना है, ये क्लियर था। ठीक है, तो मच ऑफ द कॉन्सेंसस हैड इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो ये जो कंसेंसस इनके दिमाग में था कि हमें किस तरीके का इंडिया बनाना है, ये पहले से ही चलता आ रहा था। जब फ्रीडम स्ट्रगल ये कर रहे थे, जो नेता थे हमारे, वो पहले से ही लड़ रहे थे, नेशनलिस्ट थे वो। ठीक है, राष्ट्रवादी थे, और उन्होंने ये सोच लिया था कि हमें किस तरीके का इंडिया बनाना है, हमें क्या क्या चीज़ें दिमाग में रख रखी थी उन्होंने, वो उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था। Our national movement was not merely a struggle against a foreign rule. It was also a struggle to rejuvenate our country and to transform our society and politics. तो उन्होंने ये कहा था कि मतलब उनका ये मानना था कि ये स्ट्रगल केवल फॉरेन रूलर के खिलाफ नहीं है इंडिया की, हमें अपनी कंट्री को एकजुट बनाना है, एक बनाना है, और जितनी भी सोसाइटी है हमारी और जितनी भी पॉलिटिक्स है उसको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देना है हमें। ठीक है, बदल के रख देना है। There were sharp differences of opinion within the freedom struggle about the path India should take after independence. ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंसेस ज़रूर थे ओपिनियन में, हर लीडर के अपने ओपिनियन हुआ करते थे, और ओपिनियन हमेशा क्लैश करते हैं, यानी कि एक लीडर का ओपिनियन अलग, दूसरे लीडर का ओपिनियन अलग, तो ऐसे ही ओपिनियन में डिफरेंसेस थे। ठीक है, लेकिन वो सारे ओपिनियंस को एक साथ लाया गया और धीरे धीरे करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, संविधान बनाया गया, सबके लिए एक रूल्स बनाए गए। ठीक है, देखो, द पाथ टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें वो वॉज द फर्स्ट वन टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखा जाने लगा, तो ऑफिशियली तो 1946 में, जो आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 1946 में स्टार्ट हो गया था लिखना। लेकिन इससे पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात है, उसका जो ड्राफ्ट है, वो पहले भी लाया गया था। वो कब लाया गया था? 1928 में। तो अगर हम ये पूछा जाए कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन किसने ड्राफ्ट किया था, तो उसका आंसर होगा मोतीलाल नेहरू ने, और 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1928। 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8
कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट कर दिया था, उसके बारे में उसको ड्राफ्ट करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, संविधान लिखना स्टार्ट कर दिया था। और उन्होंने ये सोचना स्टार्ट कर दिया था कि जब हम इंडिपेंडेंट होंगे तो हम किस तरीके का देश चाहते हैं। what resolution was made in the 1931 कराची सेशन, ठीक है। तो ये सबसे पहला पॉइंट था। उसके बाद एक रेजोल्यूशन भी हुआ 1931 के अंदर, ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही, तो उसको भी समझो। 1931 में कराची में एक सेशन हुआ था। सेशन का मतलब होता है एक तरीके से मीटिंग हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। कहाँ पर हुई थी? कराची में, कराची पाकिस्तान में, ठीक है। आईएनसी की मीटिंग हुई थी और उसमें एक रिजोल्यूशन पास किया गया था। ये बोला गया था, in the 1931 the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dealt on how the independent Indian constitution should look like। तो उसमें ये बात कही गई थी कि जब इंडिपेंडेंट इंडिया बन जाएगा तो उसका जो संविधान होगा, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो किस तरीके का होगा, उसके बारे में वहाँ पर चर्चा हुई थी। तो उसके भी कुछ पॉइंट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखे गए हैं, ठीक है। इसलिए ये जो कराची सेशन का जो रिजोल्यूशन था बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। विच बेसिक वैल्यूज वर इनकॉर्पोरेटेड इंडियन ड्राइव्स फ्रॉम ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो जो ये ड्राफ्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन 1928 के अंदर, तो कौन कौन से पॉइंट्स को इसको इंक्लूड किया गया जब 1946 में संविधान बनाया गया। तो क्या क्या पॉइंट इंक्लूड किए गए थे? सबसे पहला पॉइंट उन्होंने ध्यान रखा था वो था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है राइट टू वोट फॉर ऑल, ठीक है, राइट टू वोट फॉर ऑल, ठीक है। जितने भी लोग हैं सबको हम क्या देंगे? हम इक्वल वोटिंग राइट्स देंगे। अगला पॉइंट जो इन्होंने इंक्लूड किया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो था राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी। उन्होंने पहले ही 1928 में ये सोच लिया था कि जब भी हम इंडिपेंडेंट होंगे हम सबको क्या देंगे? राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम का राइट देंगे और इक्वालिटी देंगे, सब लोगों को इक्वल मानेंगे, ठीक है। और थर्ड पॉइंट उन्होंने जो उस टाइम पे सोचा था, उस टाइम की कंडीशंस के अकॉर्डिंग, वो ये था टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़, ठीक है। तो जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी कुछ राइट्स मिलने चाहिए ताकि उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार ना हो, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो ये 1928 की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था छोटा सा, उस टाइम के कुछ पॉइंट्स को जो बाद का कॉन्स्टिट्यूशन है 1946 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें इंक्लूड किया गया। कौन कौन से पॉइंट्स थे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स थे, ठीक है। तो ये था, हमने अभी समझा कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई थी। दस सम बेसिक वैल्यूज वर एक्सेप्टेड बाय ऑल द लीडर्स मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट टू डेलिब्रेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो तुम एक बात समझ रहे हो इस बात से कि 1928 और 1931 के आसपास ही जितने भी हमारे लीडर्स थे वो सारे लीडर्स कुछ बेसिक वैल्यूज़ जो हम सबको मिलनी चाहिए उस पे वो पहले ही एग्री कर चुके थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो 1946 में बनी थी, लेकिन उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि हमें क्या क्या पॉइंट इंक्लूड करने हैं। द फैमिलिटीज विद द पॉलिटिकल institutions of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design, ठीक है। जो ये हमें पहले ही देखो क्या हुआ था, इलेक्शंस में पार्ट लिया था इंडिया के लीडर्स ने पहले से ही। जब इंडिया के लोगों को ये मौका मिला कि वो इलेक्शंस लड़ सकते हैं, ब्रिटिशर्स 1946 से पहले की बात कर रहा हूँ, जब हम लोग यानी जो इंडियंस थे वो गुलाम थे उस टाइम पर, ठीक है। उस टाइम पर इंडिया के कुछ लीडर्स थे, उनको ये मौका मिला क्योंकि जो कुछ कानून में बदलाव किए गए थे और ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि जो कुछ इंडियंस हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शंस में। तो जब उनको मौका मिला तो उन्होंने बहुत सारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़े वो, ठीक है, वो जीत गए थे और वो मेंबर बन गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के, ठीक है, जो इंडिया में उस टाइम पे चल रही थी। तो उनके पास बहुत सारा मौका मिला काम सीखने का, इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन को समझने का,
ठीक है, किस तरीके से ब्रिटिशर्स काम करते हैं, किस तरीके का काम होता है। तो ये जो काम उन्होंने सीखा, ठीक है, तो फिर ये काम इन्होंने अपना एक्सपीरियंस का यूज़ किया और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प हुई उनको, ठीक है। तो यही बताना चाह रहे हैं, द फैमिलिटी विद द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कॉलोनियल रूल। क्योंकि वो देखो, जब वो मेंबर बन गए थे, एमपीज बन गए थे ब्रिटिश की गवर्नमेंट के अंदर, तो वो फैमिलियर हो चुके थे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से, और जिसकी वजह से क्या हुआ, एक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन बनाने में उनको बहुत हेल्प हुई। यानी कि हम किस तरीके का इंडिया बनाना चाह रहे हैं, बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो उस टाइम में उन्होंने उन सारे एक्सपीरियंस का यूज़ किया और वो हेल्प हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू अ फ्यू। जो ब्रिटिशर्स थे वो केवल और केवल कुछ लोगों को ही वोटिंग राइट्स देते थे। इसी कारण से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है इंडिया के लोगों ने पहले ही डाल दिया था, क्योंकि वो लोग ब्रिटिशर्स जो थे वो सबको वोटिंग राइट्स नहीं देते थे। लेकिन जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो वो उन्होंने इतनी मुश्किल से आज़ादी पाई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि हम कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, कुछ भी गलत रूल नहीं अलाउ करेंगे। तो इंडिया ने सबको वोटिंग राइट्स दिए, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस वेरी वीक लेजिस्लेचर। तो इसकी वजह से क्या होता था, जो ब्रिटिशर्स थे उनका जो लेजिस्लेचर था, कानून की प्रक्रिया थी, वो बहुत ही ज़्यादा वीक मानी जाती है, क्योंकि वो वोटिंग राइट ही नहीं देते थे, लोगों को चुनने का अधिकार ही नहीं देते थे, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं, देखो जो अभी मैं बता रहा था कि इलेक्शंस हुए थे 1937 में, 1947 में नहीं, 1937 में, और उस प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के, और उसमें बहुत सारे जो इंडिया के लीडर्स थे वो लोग जीत गए थे, और वो वो मेंबर बन गए पार्लियामेंट के, ठीक है। तो जो कुछ इंडियंस थे वो पहले से ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज बन चुके थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी, ठीक है। तो उन्होंने ये देखा कि जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट है ये फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। इसी कारण से उन्होंने ये डिसाइड किया कि जब भी इंडिया इंडिपेंडेंट होगा तो हम उसे फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएंगे, ठीक है। तो तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा कि जो हम इस पार्ट में ये समझ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था जब, तब क्या क्या पॉइंट्स को उन्होंने कंसीडर किया हुआ था, ठीक है। संविधान को लिखते समय वो किन किन पॉइंट्स को कंसीडर कर रहे थे, ठीक है। व्हाट इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स इन द प्रोसीजर इंडियन ड्राइव फ्रॉम द कॉलोनियल रूल लॉज। तो जब ये इलेक्शन में जीते और एमपीज बन गए ब्रिटिश गवर्नमेंट में, तो इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो कंसीडर किए और वो चाहे कि वो इंडिया में आने चाहिए। The experience gained by the Indians in the working of the legislative institutions provide to be a very useful for the economy, for the country in setting up its own institutions and working in them. तो मैंने कहा ना कि जो एक्सपीरियंस इन्होंने गेन किया था इंडियंस ने वर्किंग इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करते वक्त, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में काम करते वक्त, उसको उसने यूज़ किया जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई और एक अच्छा इंस्टीट्यूशन बनाने में, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स, ठीक है। तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स जो हैं वो कॉलोनियल रूल से ली गई हैं, और कुछ प्रोसीजर्स भी कॉलोनियल लॉज से लिए गए हैं। कॉलोनियल लॉज कौन से होते हैं, जो ब्रिटिश ने बनाए थे, जितने भी ब्रिटिशर्स ने लॉज बनाए थे उन्हें कहा जाएगा कॉलोनियल लॉज। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ से ली गई हैं, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश, जब ब्रिटिशर गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो कॉलोनियल रूल था, उन्होंने जो कानून बनाए थे उसके भी कुछ कानून जो हैं इंडिया ने लिए हुए हैं, जो उन्हें लगा कि ये अच्छे कानून हैं। और ये कानून कहाँ से लिए, ये लिए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक एक्ट आया था 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये किसने लाया था, कॉलोनियल रूल ने लाया था, ठीक है। इसके अंदर जितने भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स हैं और जो कॉलोनियल रूल्स हैं, वो बहुत सारे रूल्स इंडिया ने अभी भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, ठीक है। years of thinking and deliberation on the framework of the constitution had another benefit, ठीक है। बहुत साल लगे और बहुत साल की सोच के बाद धीरे धीरे करके
जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बनाया गया था, जिसकी वजह से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है। आवर लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज बट ऑन आवर ओन टर्म्स। देखो, इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें दूसरी कंट्रीज से ली ज़रूर हैं, लेकिन उसको लिखा अपने तरीके से। ठीक है, तो अब कौन कौन सी चीज़ें ली हैं और किस तरीके से उसे लिखा है उसको समझते हैं। देखो, विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स इंस्पायर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। देखो, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं और उनसे क्या चीज़ हमने ली है उसको समझते हैं। हमने बहुत सारी कंट्रीज़ जो है उनके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, संविधान को पढ़ा, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट और जो अच्छी चीज़ें थी वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने वो उनसे ली। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, देखो, मैनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड many Indians to think of shaping a system based on the social and economic equality। तो जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो ये चाह रहे थे कि क्या हो, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो कि किस पे बेस्ड हो, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी पे बेस्ड हो, सारे लोग इक्वल हो, कोई भी गरीब ना हो। इस तरीके का संविधान लिखना चाहा था इन्होंने। ठीक है, और सब लोग सोसाइटी के अंदर भी इक्वल माने जाए। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें दूसरी कंट्रीज से ली जो कि उन्हें अच्छी लगी, जैसे कि आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के बहुत सारे आइडियल्स लिए। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन। जिस तरीके का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ब्रिटेन के अंदर, उस तरीके की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंडिया ने भी एडॉप्ट की। ठीक है, जिस तरीके का सिस्टम है, किस तरीके का सिस्टम है, देखो, ब्रिटेन के अंदर दो तरीके के सिस्टम है। वहाँ पर दो हाउस हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। इसी तरीके से इंडिया में भी उसी दर्ज पर सेम पार्लियामेंट्री फॉर्म बनाई हुई है, लोकसभा एंड राज्यसभा। और वहाँ पर जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट होता है, वहाँ पर क्वीन होती है, याद रखना। ठीक है, थोड़ा सा ये डिफरेंस है। द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएसए। और कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हमने कहाँ से लिए थे, यूएसए से लिए थे। यूएसए कुछ फंडामेंटल राइट्स देती है अपने सिटीजन्स को, वही सेम राइट्स इंडिया में भी हैं। द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया। ठीक है, कुछ पॉइंट्स इन्होंने रशिया से भी लिए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन जो हुआ था रशिया के अंदर, उसमें जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना था रशिया के अंदर, तो उसके कुछ पॉइंट्स इंडिया ने भी लिए हैं। ठीक है, येट दे वर नॉट सिंपली इमिटेटिंग व्हाट अदर्स हैड डन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें उन्होंने दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं, सब उसके जैसे ज़रूर दिखते हैं वो, लेकिन इंडिया ने अपनी तरीके से उसे अडॉप्ट किया है। एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग्स सूटेड अवर कंट्री। और ये हमेशा ये क्वेश्चन बना रहता है कि क्या ये चीज़ हमारे देश में लागू हो सकती है। तो जो चीज़ हमारे देश में लागू हो सकती थी वही चीज़ें हमने अडॉप्ट की हैं। ऑल दीज फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये जितने भी फैक्टर्स थे, ये सारे जो फैक्टर्स हमने अभी डिस्कस किए, ये सारे फैक्टर्स जो हैं संविधान को बनाने में बहुत हेल्प किया। ठीक है, और संविधान बनने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे और इनकी हेल्प से ही संविधान बनाया गया। ठीक है, अगले पार्ट में हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनाई गई और कौन कौन से उसके ड्राफ्टिंग मेंबर्स थे। ठीक है, और उन्होंने क्या क्या काम किए, वो पूरा डिटेल में हम अगले पार्ट में समझेंगे। थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।